है हमारा द अश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट इज नहीं होगा, फॉर होगा। द अश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट फॉर, आई एम सॉरी, गलत हो गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। द अश्योरेंस इज अप्रोप्रिएट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का कभी इंश्योरेंस नहीं होता है, लाइफ का हमेशा अश्योरेंस होता है। अब सवाल पूछेंगे कि सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम की तो कंपनी है। तो भैया, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी है, कंपनी का सिर्फ नाम है। ये असली में लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का अश्योरेंस होता है। उन्होंने बस एक नाम दे दिया है। अगर मैं एक दुकान खोलूं, हलवाई की दुकान, और उस दुकान का नाम रखूं जहरीला हलवाई, तो क्या मतलब सब जहरी बांटूंगा मैं? ठीक है, वो इट्स जस्ट अ नेम, असली में ऐसा कुछ है नहीं, बस वो नाम है। नाम तो इंसान कुछ भी रख सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक नाम रखा गया था लाइफ इंश्योरेंस के लिए, बेसिकली लाइफ अश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता है, क्या होता है? लाइफ का अश्योरेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जनरली लोग लाइफ इंश्योरेंस ही बोल देते हैं, क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है हमारा, इन फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जो फायर इंश्योरेंस है ना, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहां प्रेजेंट होगा? ठीक है सवाल। हमारा पहला ऑप्शन, बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तीसरा, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग इंश्योरेंस। चौथा, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, a fire insurance insurable interest must be present at both the time of insurance and at the time of loss of the subject matter. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस इज अ, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, अ कॉमन कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉमन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं होती, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और जनरल इंश्योरेंस में हम मशीनरी की, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस तो है नहीं। तो जब भैया ऊपर के 2 गलत हो गए तो तीसरा भी गलत होगा ना। तो ऑप्शन ए इज द बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले, प्लीज मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, ये जो इंसान वीडियो बनाता है ना वही समझ सकता है। और ये जो भी एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें एक भी गलती ना हो, इसलिए तो हमको तो और मेहनत पड़ती है, क्योंकि कहीं कहीं आंसर्स गलत गलत मिल जाते हैं, और कुछ कंफ्यूजिंग भी बहुत होते हैं। तो अगर एक भी आंसर में गलत आंसर कर दिया ना, तो हमारे वीडियोस कोई नहीं देखेगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, हम भी बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, इसलिए हमको और मेहनत लगती है, बहुत ढूंढना पड़ता है एकदम सही जवाब, ताकि ना हमारी तरफ से गलती हो, ना आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो प्लीज एक लाइक और कमेंट तो बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन है हमारा, अ शॉप इज सो डैमेज्ड दैट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिपेयर्स विल एक्सीड इट्स वैल्यू आफ्टर रिपेयर्स, इट इज अ केस ऑफ। देखिए, मरीन इंश्योरेंस अगर आपने पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक शिप इस हिसाब से डैमेज हो गया कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल एक्सीड द वैल्यू, मतलब शिप की वैल्यू मान लीजिए 1,00,000 रुपए, मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, और वो इस हिसाब से डैमेज हुआ कि भैया आप उसको रिपेयर करना में आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। ठीक है, उसको वापस उस सिचुएशन में सही सही सलामत लाने में अब आपका और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये कौन सा केस है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्चुअल टोटल लॉस, दूसरा ऑप्शन कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, तीसरा ऑप्शन पार्शियल लॉस, चौथा पर्टिकुलर एवरेज लॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, a ship is so damaged that the cost of its repairs will exceeds its value after repair, it is a case of actual total loss. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, ये होता है एक्चुअल टोटल लॉस। क्या होगा आपका एक्चुअल टोटल लॉस? ये आपका एक हिसाब से पूरा का पूरा लॉस हो गया। A ship is so damaged that the cost of its repairs will exceeds its value after repairs, it is a case of actual total loss। पूरा गवा,
कुछ ना बचा का समझे हो। क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में आपका लॉस नहीं होता लेकिन हम लॉस कंसिडर कर लेते हैं। जैसे समुद्र का जहाज बीच समुद्र में फंस गया जहां चारों तरफ बर्फ है, अब वो जहाज वहां से निकल नहीं सकता। क्या जहाज को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं। जहाज के सामान को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं। तो जहाज को तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हम उसे लॉस मान लेते हैं क्योंकि अगले 6-7 महीने तक जहाज वहीं रहेगा क्योंकि बर्फ जमी हुई है, हम शिप को निकाल नहीं सकते वहां से। दिस इज कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। पार्शियल लॉस तो है नहीं भैया, पूरा का पूरा चला गवा। ठीक, पर्टिकुलर एवरेज इस टाइप के लॉसेस नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्चुअल टोटल लॉस, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड वारंटी इन अ मरीन इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा एक इंप्लाइड वारंटी है मेरीन इंश्योरेंस में? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर। देखिए समुद्र की जो यात्रा होती है ना उसको क्या बोलते हैं? एडवेंचर बोलते हैं। ठीक है, और एडवेंचर को अगर हम मतलब समझें तो इट इज रिस्की जर्नी। समुद्र की जर्नी बहुत रिस्की होती है, इवन हवाई जहाज की जर्नी बहुत रिस्की होती है। हम पहली बार बैठे रहे, बहुत डर रहे थे, कहा बताएं, बहुत हिलता डुलता है भैया। ठीक है, मतलब वहां कुछ हुआ तो फिर आप वहीं से ऊपर नीचे लैंडिंग भी ना होगी। तो एडवेंचर का मतलब होता है रिस्की जर्नी, और समुद्र का जो वोएज होता है, समुद्र शिप की जो भी जर्नी होती है उसे हम एडवेंचर ही कंसिडर करते हैं। इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड वारंटी इन अ मरीन इंश्योरेंस। तो पहला क्या है लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर, दूसरा है गुड फेथ, तीसरा है सोशल रिस्क और चौथा है इंडेमनिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इम्प्लाइड वारंटी जो मरीन इंश्योरेंस की, दैट इज लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर। मतलब आप इलीगल सामान स्मगलिंग नहीं करेंगे, इलीगल में आपका कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंप्लाइड वारंटी में आती है ना, देखिए वारंटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक इंप्लाइड एक एक्सप्रेस्ड। तो इंप्लाइड वारंटी इज लीगैलिटी ऑफ एडवेंचर, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल? इनमें से कौन सा रिस्क इंश्योरेबल नहीं है? पहला ऑप्शन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा स्पेक्युलेटिव रिस्क, तीसरा सोशल रिस्क और चौथा एक्सपोर्ट रिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेक्युलेटिव रिस्क। भैया शेयर मार्केट में पैसा लगा है स्पेक्युलेशन के लिए, क्या वो रिस्क इंश्योरेबल हो सकता है? नहीं। कसिनो में जुआ खेलने में आपने पैसा लगा दिया, ठीक, क्या वो रिस्क इंश्योरेबल हो सकता है? नहीं। तो ये सारे के सारे स्पेक्युलेटिव रिस्क हैं और इनका इंश्योरेंस नहीं होता। ये सारे के सारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, ना कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है हमारा, a person got insured his goods worth rupees 10,000 for 8,000 against fire. Loss by fire to him was 9,000 he claimed. देखिए ये भी आपका अंडर इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक इंसान थे, महान महापुरुष सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने 10,000 रुपए के सामान खरीदे और उन्होंने इंश्योरेंस कराया 8,000 रुपीज का अंडर इंश्योरेंस। 10,000 की प्रॉपर्टी, 8,000 का इंश्योरेंस। तो कितने परसेंट का इंश्योरेंस कराया? 80% का। तो लॉस का कितना परसेंट मिलेगा? लॉस जितना हुआ उसका भी 80% मिलेगा। तो लॉस हुआ 9,000। 9,000 का 80% कितना होता है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ही विल गेट ऑप्शन डी 7,200 रुपीज। 8 9 से 72 होता है ना, तो 9,000 का 80% कितना हो गया? ही विल गेट 7,200 रुपीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है हमारा, वेयर मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क इज कॉल्ड। जिस सिचुएशन में, जिस जगह पे एक ही रिस्क को कवर करने के लिए एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया गया, उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ब्लॉक इंश्योरेंस, अच्छा, दूसरा री इंश्योरेंस, तीसरा डबल इंश्योरेंस और चौथा एवरेज इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डबल इंश्योरेंस। एक ही रिस्क को कवर करने के लिए अलग अलग इंश्योरर से आपने ढेर सारी पॉलिसीज ले ली, उसको कहते हैं डबल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइज टू लाइफ इंश्योरेंस। इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, भाई अब तक तो याद हो गया होगा आपको। दूसरा कह रहे प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जल्दी बताइए, ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई, या दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। और सब्रोगेशन भी नहीं होता। क्या नहीं होता? सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो इनमें से किसका एक एसेंशियल फीचर है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और चौथा ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है ना, सब में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मरीन में इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस करवाने के टाइम जरूरी नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ टेक जो लॉस ऑकर हो रहा है ना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट जिससे लॉस होता है, ठीक है, या पेरिल जिससे नुकसान हो रहा है आपको, उस टाइम तो जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।